26 है और लास्ट टाइम जो है हमने एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है कैलकुलेट की थी और उसमें मैंने डिफ्यूजन उसकी भी मैंने कैलकुलेट कर ली थी, फ्री एक्सपेंशन की भी कर ली थी। आज अब मैं एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो डिसऑर्डरनेस है वो एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की तरफ लेके जाती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इवेंट के बारे में आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स जो होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि कॉइन है, कॉइन को आपने टॉस किया है, ठीक है, कल मैच हुआ उसके अंदर टॉस हुआ, ठीक है, तो आप उसमें हेड या टेल, जो दो कप्तान खड़े होते हैं वो उसमें से या हेड कहता है या टेल कहता है। अब दो साइडें हैं उसकी कॉइन की, अब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इवेंट एक ही है लेकिन पॉसिबिलिटीज उसकी दो हैं, ठीक है। तो किसी इवेंट की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको एक्चुअली हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। तो जो एंट्रोपी है चूंकि ये रैंडमनेस की तरफ जाती है, ठीक है, आपके सिस्टम को ये रैंडम करती है और यानी कि जब बढ़ रही है एंट्रोपी तो आपका सिस्टम जो है वो रैंडम होना शुरू हो जाता है, रैंडमनेस। तो जब रैंडमनेस आनी शुरू होती है तो फिर एनर्जी जो है वो अवेलेबल हासिल करना मुश्किल हो जाता है और रैंडमनेस के अंदर आप सिस्टम्स के अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो जब इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर वो जो आपका रैंडम सिस्टम है दैट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, वो रैंडम सिस्टम भी प्रोबेबल हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है किसी स्टेट की, अब एंट्रोपी क्या है, दैट इज आल्सो द स्टेट ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी भी किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। तो द एंट्रोपी ऑफ ए स्टेट ऑफ द सिस्टम is related to probability of micro state of the system। तो इसका रिलेशन क्या होता है, S K B log of B। S for entropy, K B Boltzmann, कांस्टेंट, और P जो है वो प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी है किसी मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब ये जो टर्में है ना माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट, ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की टर्म है, ठीक है। तो जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर जाकर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
लेकिन मैक्रो का आपको पता है कि मैक्रो वो चीज होती है जो बड़े लेवल के ऊपर होती है। तो मैक्रो जो होता है, मैक्रो के अंदर माइक्रो होती है, ठीक है। मैक्रो जो होता है उसके अंदर माइक्रो स्टेट्स होती है, ठीक है। अब जो माइक्रो स्टेट्स है एक्चुअली ये किन के साथ रिलेटेड है? ये उन पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड है जो माइक्रो लेवल पर है। जब तक आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स की बात करते हुए आप मैक्रो स्टेट, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं जहां पर आप एटम्स की या उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं तो आप माइक्रो लेवल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये रिलेशन है ये क्या है? ये एक रिलेशन डेवलप करता है माइक्रो और मैक्रो के दरमियान, ठीक है। ये क्या रिलेशन है? माइक्रो और मैक्रो के दरमियान एक रिलेशन जो है उसको डेवलप करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट मींस that the macro state of the system is directly proportional to the probability of the system। क्योंकि मैक्रो के अंदर ही माइक्रो होती है तो मैक्रो माइक्रो दोनों जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एस के भी लॉग ऑफ पी, यानी कि एस यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जब इंक्रीज करेगी तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। एज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम increases, the probability of the system also increases। अब ये बात जो है ये थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है, कि हम किस तरह इसके आगे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं इसकी, लेकिन आप किस तरह प्रोबेबिलिटी को जो है वो रिलेट कर रहे हैं एंट्रोपी के साथ। आपने लिखा कि एस के भी लॉग, यहाँ से तो मैथमेटिकली तो पता लग रहा है कि एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली देखेंगे तो आप कहेंगे जो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो, लेकिन फिजिकली हो क्या है? ठीक है, ये तो मैथमेटिकल है, जारी बात है, फिजिक्स से ही ये चीज निकली है। अब एंट्रोपी का मतलब ये है कि मैं सपोज मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ पिस्टन सिलेंडर की, और जो पिस्टन सिलेंडर है उसके अंदर गैस इंक्लोज्ड है, ठीक है, हीट कंडक्टिंग गैस है। आपने उसको हीट दी तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ी। आपने वो सिलेंडर जहाँ पर रखा हुआ था उसको उठाकर लाकर एक जगह पर रख दिया और एकदम उसको पिस्टन को ओपन कर दिया। तो अब क्या होगा कि एकदम गैस निकलेगी उसके अंदर से और पूरे कमरे के अंदर एकदम फैलेगी। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो सिस्टम है, अब कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एकदम फैल गई है। तो फ्री एक्सपेंशन है और आपने
एक्सपेंशन का ये स्टडी किया कि जो फ्री एक्सपेंशन होता है, अभी कैलकुलेट किया आपने log ऑफ 2, उसकी एंट्रोपी निकली थी, तो log ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है एंट्रोपी बढ़ गई है। तो जो फ्री एक्सपेंशन है, चूंकि आप इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, तो फिर इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो प्रोबेबल भी ज्यादा हो गया, ठीक है ना। हमें सही नहीं पता, हम प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप किसी इवेंट के होने के बारे में श्योर नहीं, बात फॉलो कर, किसी इवेंट के बारे में होने में श्योर, लेकिन वो टास्क किया तो नहीं पता कि हेड है या टेल है, इवेंट कल क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। ये इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स के बारे में अब यहां पर हम इसको थर्मोडायनामिक्स की जुबान में क्या देख रहे हैं कि ये जो इवेंट हुआ है कि एकदम गैस फैल गई है, तो हम उसके अंदर ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि इसमें से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले कौन से मॉलिक्यूल है, कम काइनेटिक एनर्जी वाले कौन से मॉलिक्यूल, तो ये सिस्टम ज्यादा प्रोबेबल हो गया, ये इवेंट हमें नहीं पता सही, तो हम क्या कहते हैं, चूंकि एंट्रोपी बढ़ी है तो एंट्रोपी के साथ प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। आपके सिस्टम की जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको अनअवेलेबल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे चीजों को। हम एनर्जी किस वक्त हासिल कर पाते हैं, जब हमारा पूरी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास उस चीज की कि इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो, तो इसलिए जब भी किसी, अभी यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा है जो प्रोबेबिलिटी के साथ इसका लिंक जोड़ा गया है, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जाके आप डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो सिस्टम ज्यादा रैंडमनेस की तरफ जाएगा वो ज्यादा प्रोबेबल होगा, ठीक है। अब इसलिए कुछ एग्जांपल्स उसने स्टडी की हैं, और मैं भी एक फ्री एक्सपेंशन की तो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास फ्री एक्सपेंशन, तो वही सिस्टम है कि गैस है हमारे पास इनक्लोज्ड है एक सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर दो पोर्शन है, एक पोर्शन के अंदर गैस है और एक पोर्शन जो है वो एम्प्टी है। तो इस स्टेट, ये क्या स्टेट है, ये डेफिनेट ऑर्डर की स्टेट। आपको पता है कि एक पोर्शन के अंदर गैस है और एक पोर्शन के अंदर गैस नहीं, ठीक है। कंसिडर a gas enclosed in a cylinder with two portions. One portion is empty and in the other portion the gas is filled, ठीक है। एक पोर्शन में है और एक पोर्शन में गैस फिल्ड है। In this state system is in definite order। तो आप क्या है, ये सिस्टम जो है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में, पता है आपको कि एक पोर्शन के अंदर गैस है और एक पोर्शन के अंदर गैस नहीं है। अब हम अगर इस पार्टीशन को रिमूव कर दें, ठीक है, if the partition
इज रिमूव्ड, अगर पार्टीशन को रिमूव कर दें तो गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड करेगी दोनों पोर्शंस में। द गैस विल एक्सपैंड फ्रीली इन बोथ पोर्शंस। तो दोनों पोर्शंस के अंदर गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड करेंगे। अब ऑर्डर्ड स्टेट जो है वो किस में चेंज हो जाएगी? डिसऑर्डर्ड स्टेट में। ठीक है, नाउ द ऑर्डर्ड स्टेट will change in disordered state। तो अब ऑर्डर स्टेट जो है वो डिसऑर्डर स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस सूरत में एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी, लिहाजा प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, सो नाउ एंट्रोपी increases, hence the probability will also increase। probability भी increase होगी। ठीक है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद नंबर 2 पे आए कप ऑफ कॉफी। आप एक कंसिडर करेंगे आपके पास कप ऑफ कॉफी है। ठीक है, इनिशियली सिस्टम जो है वो ऑर्डर स्टेट में है। अब आप क्या करते हैं कि स्पून जो है उसको मूव करते हैं कॉफी के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ स्पून है, चमचा जो उसकी वजह से जो ऑर्डर स्टेट है वो कन्वर्ट होगी डिसऑर्डर स्टेट में। क्यों? क्योंकि पहले कॉफी का कप जो है वो गर्म था, हीटेड, गर्म गर्म आपने उसके अंदर डाली है। आपको पता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। फिर आपने जब उसके अंदर चमची के साथ को हिलाना शुरू किया तो अवेपोरेशन होनी शुरू की। अवेपोरेशन होने का मतलब यह है कि अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहे हैं। अब जब अवेपोरेशन शुरू हुई है तो वो स्टेट आई है कि जिसके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी। तो अब डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, यानी कि जो पहले ऑर्डर स्टेट थी कि वो सिर्फ गर्म थी, अब वो सिर्फ गर्म नहीं रही, वो कोई इन बिटवीन उसका टेम्परेचर आ गया। जब आप लाएंगे तो इस काबुल हो जाएगी कि आप पहले तो इतनी गर्म है कि आप मुंह के साथ लगाएंगे तो आपकी जुबान जल जाए, लेकिन जब आपने चमची को हिलाया तो उसके बाद वो स्टेट में आ गई, इवेपोरेशन हुई कि आप उसको जुबान के साथ लगाया तो इस काबुल होगी कि आप उसको पी सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ऑर्डर्ड स्टेट जो है वो डिसऑर्डर्ड स्टेट के अंदर चेंज। ठीक है, तो कंसिडर ए कप ऑफ कॉफी। ए कप ऑफ कॉफी को कंसिडर करें। इनिशियली the system is in the ordered state, but when we move the spoon in the cup, due to this movement the ordered state
will change in the disordered state. ठीक है, तो ऑर्डर स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, डिसऑर्डर्ड स्टेट में। तो इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो फिर प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, इसलिए प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम एक स्पेशल केस लें, इन अ स्पेशल केस अगर हमारे पास P प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, S के बी लॉग ऑफ P क्या हो जाएगा, के बी लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0 के। S क्या हो जाएगा, के बी इंटू 0, S इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो प्रोबेबल नहीं है, यानी कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपके सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी के होने के लिए प्रोबेबिलिटी का होना जरूरी है। इस रिलेशन से तो ये पता है, अगर आप P को 1 मानना है मतलब नो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी है जैसे पाइन की मैंने बात किया तो वो P उसकी 1/2 होती है, 50% है ना, तो 1 का तो मतलब है 100% यू आर श्योर अबाउट द इवेंट। आपको पता है कि ये अगर 100% है तो कॉइन जब आपने किया तो आपको पता है कि हेड ही आएगा, या आपको पता है कि टेल ही आएगी, ठीक है, तो 100% है। तो अगर इस स्पेशल केस में अगर P 1 के बराबर है, तो इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम is not probable, then the entropy of the system will be 0। तो फिर एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो 0 के बराबर होगी। यानी कि एंट्रोपी के होने के लिए प्रोबेबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है। अभी मैथ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, तो वैसे भी आपको पूरी तरह समझ नहीं आई, क्योंकि जहाँ तक मैंने समझाया है ना उस तरह इसकी पूरी एक जो है ना फील जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। उसको वो फील तब भी डेवलप होगा जब हम स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जाकर इसको पढ़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर इतना एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़ जाए तो हम उस सिस्टम की जो एग्जैक्टनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन परफेक्टली नहीं दे सकते। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, वो यही है कि वो सिस्टम को अनसर्टन सा कर देती है, ठीक है, यानी कि वो अनसर्टनिटी भी वैसे लफ्ज़ ठीक नहीं है इसके लिए। आप ये कह सकते हैं कि आप हम उसको ब्रीफली यूं कहें कि वो उस सिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है ये चीज़ है तो है,
ये नहीं है तो नहीं है, ये नहीं है कि हाँ ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो जब सिस्टम की स्टेट के अंदर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर वो प्रॉबेबल है सिस्टम। और जब सिस्टम प्रॉबेबल है तो फिर उसके अंदर एंट्रोपी है। अगर सिस्टम प्रॉबेबल नहीं है तो फिर उसके अंदर एंट्रोपी नहीं है। यहाँ तक इसको पढ़ने से हमें यही पता चला। ठीक है, यहाँ तक की डिस्कशन। अच्छा, अब इसी के अंदर आप प्रोबेबिलिटी अगर आपने n या n मोल ऑफ गैस है उसके लिए प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, probability of n moles of gas. Suppose करें कि n मोल ऑफ गैस है जो एक सिलेंडर में इनक्लोज है। Consider n moles of a gas is enclosed in a cylinder। यानी कि एक सिलेंडर के अंदर n मोल ऑफ गैस आपने इनक्लोज की, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है P वो होगी हमारे पास 3/2 n प्लस n log of V over h cube 2 pi m kBT 3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फॉर एंट्रोपी KB log of P S क्या आ जाएगा KB 3/2 n प्लस n log of V over h cube 2 pi m kBT 3/2। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने इसको प्रूव नहीं किया। ठीक है, कि एक n मोल ऑफ गैस और सिलेंडर के अंदर क्लोज है तो उसकी इतनी एंट्रोपी। अब इसके अंदर n नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये भी n नंबर ऑफ मोल्स है, V मास u है, h प्लॉन्क कांस्टेंट है। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, m मास है उसका, k भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेंपरेचर। ये n मोल्स ऑफ गैस है जिसकी ये प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट हुई है उस n मोल्स ऑफ गैस के लिए। इसके लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, आगे से वो आपने एंट्रोपी का फार्मूला लगाया तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ। ठीक है, वो अब इसके अंदर की कैलकुलेशन होती है, ये भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये सिर्फ यहाँ पर यह कि आपको बताया कि कितनी एंट्रोपी होती है। ठीक है, किसी n मोल ऑफ गैस की जो कि सिलेंडर के अंदर इनक्लोज होता है। इसको अभी हमें आगे जो है वो फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने स्टडी करनी है, वो नेक्स्ट चीज आपने स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ठीक है, ये अभी आपने 5 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं उनको स्टडी की। ठीक है, वो 5 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कौन कौन से थे? वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंट्रोपिक टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं ये आपने अभी तक स्टेट फंक्शंस जो हैं उनको स्टडी किया। अच्छा, इसके अब ये जो स्टेट के फंक्शंस हैं इनके आगे एक और आएंगे 3 फंक्शंस।
जिनको आप कहते हैं एंथैल्पी फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन। तो ये जो तीनों फंक्शंस हैं, ठीक है, ये हेल्महोल्ट्ज, गिब्स और एंथैल्पी, ये तीनों फंक्शंस इन 5 यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इनसे निकलते हैं। ठीक है, यानी कि इनको जब आपस में आप रिलेट करते हैं तो मजीद आगे जो है अब एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज और जो हमारे पास है गिब्स फंक्शन, ये भी क्या है एक्चुअली, ये फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और एक्चुअली एनर्जी भी किसी सिस्टम की क्या होती है, उसकी स्टेट होती है। ठीक है ना, एनर्जी कम है या ज्यादा है, उसी से आपको पता चलता है कि सिस्टम किस स्टेट में है। एक यानी कि आपने जब हीटअप किया गैस को, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो आप ये कहेंगे कि इसकी एनर्जी बढ़ गई है। स्टेट है, हालत बदल गई है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ वो चीज जो है वो। ठीक है, तो अब ये फंक्शन जो है कि हम इन फंक्शंस को देखेंगे कि ये क्या होती है, और फिर इनसे इन्हीं फंक्शन की मदद से जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस जिनको कहते हैं, और उनके अंदर आते हैं टीडीएस इक्वेशंस। वो टीडीएस इक्वेशंस जो होती हैं वो भी सिस्टम को ही डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब टाइम चूंकि ओवर हो गया तो मैं अब इसको यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, कल फिर मैं जो है ना इनको शुरू